डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। आज हम अपनी पुस्तक हमारा अतीत का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, कब, कहाँ और कैसे। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कैसे 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष क्या फसल उपजाते थे और कौन से पशुओं को पालतू बनाकर रखते थे। अच्छा, पहले ये बताओ कि उत्तर पश्चिम की कौन सी दो पहाड़ियों का है इम्पोर्टेंट? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? गारो। मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी है? विंध्य पहाड़ी। तो आज हम आगे से पढ़ेंगे सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जो दो मान लो नदी हैं और वो एक नदी में आकर मिल जाती हैं तो वो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 साल पहले इन नदी के किनारे कुछ लोग आकर बसे। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो गंगा है और उसके आसपास की जो नदियां के किनारे हैं उसके तटवर्ती इलाकों के नगरों में विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था कि लोग 2500 साल पहले पूर्व वहां आकर बसे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा तथा उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से कहलाया जाता था? मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। किसके शासक बहुत शक्तिशाली थे? मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय से ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों के समुद्र के कारण यात्रा को जोखिम भी होती थी। कभी पहाड़ियों को पार करना, कभी पर्वतों को पार करना, कभी रेगिस्तान, कभी नदियाँ। ये सारा जोखिम भरा काम उन्हें उठाना पड़ता था यात्रा करने के लिए। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो यात्रा करते थे, उनके लिए मुश्किल नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। क्यों जाते थे लोग? कभी तो बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी पहाड़ी गिर गई, कभी कुछ उसके कारण, आपदाओं के कारण एक स्थान से कभी उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी तो जो सेनाएं थी दूसरे क्षेत्रों पर अपनी विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कभी कभी तो जो अतिरिक्त व्यापारी हैं, जो व्यापारी होते थे, वो जहाजों में अपने साथ मूल्यवान कीमती चीजों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव में से एक दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। और जो धार्मिक गुरु थे वो शिक्षा के लिए यात्रा करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतापूर्वक भी यात्रा करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को, यानी जैसे आज हम टूर ट्रिप के लिए जाते हैं, वैसे ही लोग नए स्थानों को देखने खोजने की चाहत में जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं आजकल लोग यात्राएं? पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। हालांकि लोगों के लिए उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण पार करना बहुत मुश्किल होता था, पर लोगों की
इन सीमाओं को पार करना आसान तो नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसी चाह रखी, उन्होंने पर्वतों की ऊंचाई को पार किया, छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके, और उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी प्राकृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोगों को पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचार अपनाते रहे। लोग कई सालों पहले पत्थर को तराशने, की तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते भी रहे। देश के नाम अपने देश के लिए प्राय इंडिया जैसा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने देश का प्राय नाम हम क्या कहते हैं? इंडिया और भारत। इंडिया कहाँ से आया? शब्द इंडस से, और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं हम? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है, हमें अपने मैप में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु, हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, जो ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस और इंदोस का, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, और जो नदी के पहले वाले भाग में जो स्थित था उस भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश में होने लगा। अब क्या है कि भारत का नाम जो लोग प्राय उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग करते हैं, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी 3500 वर्ष पुरानी है, कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका जो नाम है कृति ऋग्वेद में मिलता है, बाद में प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो बच्चों, आज हम इस लेसन को यहाँ तक रीड करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। इस लेसन को आप अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।